નમસ્કાર ગુજરાત ન્યૂઝના વિશેષ કાર્યક્રમ હેલ્થ પ્લસ સાથે હું છું શીતલ પટેલ। દર્શક મિત્રો, જેવું કે આપ સૌ જાણો છો કે હેલ્થ પ્લસના માધ્યમથી અમે આપ સુધી શરીરમાં થતા રોગો, તેના નિદાન અને સારવાર વિશેની માહિતી નિષ્ણાત ડોક્ટરો પાસેથી આપ સુધી પહોંચાડતા હોઈએ છીએ। ત્યારે આપ સૌ જાણો છો કે હાલમાં જે રીતે સમય બદલાઈ રહ્યો છે તેને લઈને રોજિંદુ જે કામકાજ છે તેને લઈને શરીરમાં ઘણા બધા આંતરિક ફેરફારો થતા હોય છે અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પહેલાના સમયમાં જે 50 વર્ષથી મોટી ઉંમરમાં શરીરમાં જે તકલીફો થતી હતી તે હાલમાં યુવાવસ્થાઓમાં પણ જોવા મળે છે। નાની ઉંમરમાં શરીરમાં ઘણા બધા રોગો દાખલ થઈ જતા હોય છે અને તેને કારણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ સર્જાતી હોય છે। શરીર એક નાજુક અંગ છે, પરંતુ જો તેના પર ધ્યાન ન આપવામાં આવે તો મણકા અને કરોડરજ્જુની પણ સમસ્યા ઘણા બધા લોકોને થતી હોય છે। આજની તારીખમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ઘણા બધા લોકોને જે છે તે કાયમી કમરનો દુખાવો હોય છે, કરોડરજ્જુની ઘણી બધી સમસ્યાઓ હોય છે, અથવા તો ગાદી ખસી જવી, મણકાની તકલીફ, આ બધી તમામ પ્રકારની જે તકલીફો હોતી હોય છે અને તેને કારણે ઘણી બધી સમસ્યાનો તે લોકોએ વારો આવતો હોય છે વેઠવાનો। પરંતુ જો તેને સમયસર તેનું નિદાન કરવામાં આવે, સમયસર તેની સારવાર કરવામાં આવે તો ઘણી બધી સમસ્યાઓથી અને સર્જરીથી પણ આપણે બચી શકતા હોઈએ છીએ। તો શું થતી હોય છે પ્રોબ્લેમ કરોડરજ્જુની, એટલે કઈ કઈ રીતે તેની સારવાર કરવામાં આવે છે, હાલમાં જે રીતે ટેકનોલોજી વિકાસ પામી રહી છે અને કઈ કઈ ટેકનોલોજીથી સર્જરી શક્ય બની છે, આ તમામ વિષય પર આજે આપણને તમામ માહિતી આપવા માટે હાલ આપણી સાથે અહીં સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે સિનિયર સ્પાઇન સર્જન ડોક્ટર સૌરભ મુખર્જી, જેઓ હાલ સેલ્બી હોસ્પિટલમાં કાર્યરત છે, જેઓએ MS ઓર્થોપેડિક મુંબઈથી કર્યું છે અને બોસ્ટન યુએસથી તેઓએ ફેલોશિપ સ્પાઇન સર્જરી કરી છે। છેલ્લા 10 વર્ષમાં તેઓએ 5000થી પણ વધુ સ્પાઇન સર્જરી કરી ચૂક્યા છે, જેમાં મિનિમલ ઇન્વેસિવ લેઝર સર્જરી પણ સામેલ છે। સ્વાગત છે સર આપનું અમારા કાર્ય। नमस्कार। तो સૌથી પહેલા तो सर अपनी પાસેથી એ જ જાણવા માંગીશું कि स्पाइन से जुड़ी हुई कौन कौन सी तकलीफें हैं जो लोगों को हो सकती है। देखिए, स्पाइन से आमतौर पर 2-3 चीज़ें सबसे कॉमन है। एक तो ये है कि आपकी जो स्पाइन की डिस्क है, यानी गादी है, जो मणके के बीच में गादी रहती है, वो ख़राब हो जाती है एज के साथ। उसकी वजह से बैक पेन, नसों का दबना और ये सब प्रॉब्लम्स होता है। दूसरा एक प्रॉब्लम भी होता है जो है कि मणके की जो स्नायु है वो भी वीक हो जाती है और मणके की हड्डियां वीक हो जाती है एज के साथ। कैल्शियम कम होने की वजह से बोन्स खराब हो जाते हैं। ये मेन प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। तो कब पेशेंट को पता चलता है कि उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है? देखिए, आमतौर पर गर्दन या कमर का जो दर्द है ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, बैक पे सबको होता है, वो एक चीज़ है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, अगर किसी को हाथ पैर में सूनापन हो रहा है, कमर से पैर नीचे तक जा रहा है, खड़े नहीं रहा जा रहा है, या गर्दन से हाथ सून हो जा रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स में पेशेंट को समझ में आना चाहिए कि ये स्पाइन की वजह से हो रहा है और शायद नस दब रही है, शायद गादी का प्रॉब्लम है, या पेन ऐसा है कि जो कि नॉर्मल रेगुलर रेस्ट और थोड़ा पेन किलर से ठीक नहीं हो रहा है, तो ये स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है। जी बिल्कुल। जैसे कि अपने अभी बात करें स्पाइन की प्रॉब्लम की, तो कौन कौन से ऐसे रोग है, जो समस्या है जो स्पाइन की वजह से होते हैं? देखिए, मैं अभी इसको अलग अलग कॉमन 5-7 चीज़ों में बताना चाहूँगा। इसमें थोड़ा वक्त लूँगा कि मैं बताऊँ। पहली बात कि जो मैंने बोला, ये गादी का स्लिप डिस्क जो किसी को भी हो सकता है, एज के हिसाब से यंग को भी होता है, ओल्ड को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है बोन्स का, जो ओल्ड लोगों को ही ज़्यादा होता है, बोन्स का। तीसरा प्रॉब्लम होता है स्पाइन में इन्फेक्शन हो सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, अच्छे घरों में भी ट्यूबरक्लोसिस होता है। फेफड़े के बाद, लंग्स के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइट है स्पाइन। तो स्पाइन में टीबी और दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तीसरी, कोई भी कैंसर होता है तो कैंसर का लीवर और लंग्स के बाद थर्ड मोस्ट कॉमन साइट है स्पाइन। तो स्पाइन में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, सीनियर सिटीजन है और ठीक नहीं हो रहा है, तो ये कैंसर भी हो सकता है। तो और कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ जो हम लोग संधिवात बोलते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये तरह की जो संधिवात की प्रॉब्लम्स है, ये भी कभी कभी स्पाइन या करोड़रज्जु को अफेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। आज के समय में हम देख रहे हैं सियाटिका की प्रॉब्लम्स भी सुनने में आ रही है, तो ये क्या है सियाटिका? देखिए, सियाटिका कोई मेडिकल टर्म ऐसा सच नहीं है, लेकिन एक सियाटिक नर्व करके रहती है जो कमर के लास्ट के 3 नसों के ज्वाइन करके, जैसे हमारे जमुना गंगा को ज्वाइन करती है, उस तरह ज्वाइन करके फाइनली लेग में जाती है। तो ये इस नर्व के जो भी नस, जो फीडिंग नस है, उनमें जब कोई भी गादी का प्रॉब्लम हो, प्रेशर हो, सूजन हो किसी भी कारण से,
तो ये पूरे पैर के पीछे से पूरा खींचता है। जब गुजराती में बोलते हैं पग में लवकारा मारे छे, खाली चढ़ी जाए, बैक के पीछे से राखी नीचे पैर के पंजे तक जाता है। इसको हम साइटिका बोलते हैं, दिस कॉल्ड साइटिका। इसके कारण बहुत है, लेकिन ये सिम्टम, जैसे आपको सर में दर्द बहुत रीजन से हो सकता है, तो इसी तरह साइटिका के भी 4-5 कॉमन कॉजेस हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे आपने बताया कि 4-5 कॉमन जो उसके बोलते हैं सिम्टम्स हो सकते हैं, तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है पेशेंट को कि उनको सियाटिका की प्रॉब्लम है? ओके, तो सियाटिका की प्रॉब्लम, पहली बात तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर कमर से चालू होता है और कमर से होते हुए ये पैर के नीचे के तरफ से जाता है यूजुअली साइटिका। और दूसरी बात है, इसके साथ यूजुअली झंझनाहट या सूनापन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट को साइटिका का जो प्रॉब्लम होता है वो खड़े रहने और चढ़ने से बढ़ता है और आराम करने से या घुटने को फोल्ड करके रखने से कम हो जाता है। जो ही पैर सीधा करके खड़े होते हैं तो पूरा पैर अंदर से पेन होना चालू हो जाता है और पैर में झंझनाहट चालू हो जाती है। जी बिल्कुल, तो ये जो सियाटिका की प्रॉब्लम है ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है? बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही होती है। ये यंग लोगों को, अगर स्लिप डिस्क हो गया तो 16 साल से लेके 15-16 साल किसी भी उम्र में हो सकती है। अगर किसी भी उम्र में किसी में ये स्लोली भी होती है, किसी में अचानक भी होती है। तो इसके पीछे होने के रीजंस क्या क्या है? देखिए, सबसे कॉमन रीजन तो है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क यानी डिस्क हर्निएशन, जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं, यानी गादी बाहर आ जाती है और नस के नीचे चिपक जाती है। तो उससे क्या होता है, नस पे प्रेशर आता है, नस टाइट हो जाता है और उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो पूरा पैर दुखने लगता है। सेकेंड रीजन साइटिका का है कि धीरे धीरे कभी कभी गादी खसक जाती है और मणका पूरा खसक जाता है। जिस तरह आप इमेजिन कीजिए एक ऑटो रिक्शा हो, उसका आगे का टायर अगर पंक्चर हो जाए तो पूरा ऑटो रिक्शा सामने टिल्ट हो जाएगा। उसी तरह आगे की गादी अगर खराब हो जाए, इसको हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस यानी मणका एक दूसरे के ऊपर खिसक जाना कहते हैं। उससे भी नस दबती है, पेशेंट खड़ा होता है तो नस दबने लगती है, उससे भी साइटिका होता है। तीसरा कॉमन कारण है, अगर इन्फेक्शन या ट्यूमर हो तो उससे भी साइटिक नर्व दबता है और उसके वजह से पूरा पैर दुखने लगता है, सुन्न होने लगता है, भारी होने, साइटिका सिम्टम आते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात रही सिम्टम की और साइटिका की, लेकिन अपने जब अभी स्पाइन के बारे में, सारी समस्याओं के बारे में बात करें, तो स्पाइन से जुड़ी अगर कोई भी समस्या है पेशेंट को, तो किस तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? देखिए, अगर पेशेंट को ठीक नहीं हो रहा है पेन, स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली कोई भी पेशेंट पहले पेन किलर लेगा, थोड़ा रेस्ट लेगा, लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहा है, अगर उसको पेन कंटिन्यूस हो रहा है या सूनापन साइटिका के साथ हो रहा है या हाथ में भी सिमिलर करंट जैसा पेन हो रहा है, सूनापन हो रहा है, तो सबसे अर्ली इन्वेस्टिगेशन हम एक्सरे करते हैं खड़े रह के, जिसमें हमें नस का, गादी का एक आइडिया मिलता है और फ्रैक्चर वगैरह हो तो भी आइडिया मिल जाता है। और उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमआरआई। एमआरआई करने से क्लियर कट दिख जाता है कि अंदर नस में प्रेशर है या नहीं है, साइटिका की वजह से स्लिप डिस्क है या नहीं है, या कुछ और मेजर इन्फेक्शन या कोई और प्रॉब्लम है या नहीं है। तो एमआरआई और एक्सरे सबसे कॉमन होता है। उसके थर्ड थिंग है ब्लड टेस्ट। इनके साथ कुछ ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन या आपके बॉडी में अगर कैल्शियम कम है तो एक डेक्सा स्कैन करके एक स्कैन होता है, जो बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन होता है। जो एल्डरली लोग होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनका बोन चौक की तरह हो जाता है, तो ये डेक्सा स्कैन करने से मालूम पड़ जाता है कि उनको स्पेशल कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। जी बिल्कुल, तो जैसे जब पेशेंट को पता चलता है कि उनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या उनको कोई सर्जरी की ज़रूरत है, तो कौन सी ऐसी सर्जरी है जो स्पाइन की प्रॉब्लम में की जाती है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 80% जो पेशेंट मेरे पास आते हैं स्पाइन प्रॉब्लम लेके, विद प्रॉपर मेडिसिन, फिजियोथेरेपी से यूजुअली अच्छे हो जाते हैं, उनकी कोई सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 20% पेशेंट्स में ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की, उसमें कई प्रकार की सर्जरी आती है। सर्जरी पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाता है। तो हम बहुत कॉमनली कई पेशेंट्स को हम मिनिमम इन्वेजिव लेज़र सर्जरी से कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट के नस को हम खोल देते हैं छोटे से की होल सर्जरी से, और पेशेंट उसी दिन सेम डे वो चलने लगता है, उसका पैर पेशेंट ठीक हो जाता है। कभी कभी लेकिन अगर उसकी हड्डी ख़राब हो गई है या मणका सरक गया है, नसों पे गैप एकदम कम हो गया है, तो कभी कभी मिनिमम इन्वेजिव तरीके से हम स्क्रू डाल के उसको फिक्स करते हैं और उसकी गादी को चेंज कर दें। ठीक उसी तरह आप समझ लीजिए, अगर आपकी नई गाड़ी का टायर हो तो अगर वो पंक्चर हो जाता है तो आप उसको रिपेयर करते हैं, और अगर वो कुछ साल बाद ख़राब हो जाए तो आप उसको चेंज करते हैं। तो ये दो मेन टाइप ऑफ सर्जरीज है। और तीसरी टाइप ऑफ सर्जरी होती है जो स्पाइन बेंड हो जाता है या आड़ा टेढ़ा हो जाता है, स्कोलियोसिस बोलते हैं, यानी मणका बेंड हो जाता है, स्लिप हो जाता है, तो उसको हम लोग
सीधा करने के लिए स्क्रू डाल के ऑपरेशन करते हैं, वो भी एक तरह की सर्जरी है। जी बिल्कुल, तो जिसमें जो आप सर्जरी की बात कर रहे हो उसमें आपने बात की मिनिमल इन्वेसिव लेजर सर्जरी की, तो वो सर्जरी है क्या? देखिए, मिनिमल सर्जरी सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, एक प्रिंसिपल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अंदर नस के अंदर जाके नस का जो साइड प्रेशर है उसको कम करना है, पेशेंट के पेन को ठीक करना है, और नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कुछ भी डैमेज नहीं करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ये है। तो उसके लिए हमारे अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसे अवेलेबल है, जैसे हमारे पास लेज़र मशीन है, रिट्रैक्टर्स हैं, यानी जो नस को डायरेक्ट हम पहुंच सकते हैं बिना मसल को काटे। तो इससे हम छोटे सा होल बना के हम साइड से या फ्रंट बीच में से हम जाके नस को हम फ्री कर देते हैं, और गादी को अगर स्लिप डिस्क है तो उसको हम फ्री कर देते हैं नस को। उससे पेशेंट को 2-3 घंटे के अंदर पेशेंट का पेन कम हो जाता है। तो ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी टेक्निक बहुत सारे हैं, इसकी इंस्ट्रूमेंट्स लेटेस्ट बहुत सारे हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि मिनिमल इन्वेसिव मतलब मिनिमम डैमेज किए हुए हम लोग स्पाइन के अंदर जाके बिना चीर फाड़ किए, बिना मसल कट किए, बिना बोन को डैमेज किए हम लोग अंदर जाके नसों का ऑपरेशन करके पेशेंट को जल्दी रिकवरी देते हैं। इसको मिनिमल इन्वेसिव लेजर सर्जरी कहते हैं। જી બિલકુલ, જેવી રીતે ડોક્ટરે જણાવ્યું કે મિનિમલ ઇન્વેસિવ સર્જરી શું હોય છે. જ્યારે પણ કોઈ પણ પેશન્ટને સર્જરીની વાત કરવામાં આવે તો તેઓ ગભરાઈ જતા હોય છે. ઘણી વખત સર્જરી નથી કરાવવાનું મન બનાવી લેતા હોય છે અને તેને કારણે શરીરમાં પણ ઘણી બધી તકલીફો ઊભી થતી હોય છે. ત્યારે डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, ये सारी जो सर्जरी है वो कितनी सेफ होती है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सर्जरी के नाम से ही डर जाते हैं. देखिए, ये डरना स्वाभाविक है क्योंकि पहले ये सब अवेलेबल नहीं था। खासकर अगर मिनिमल इन्वेजिव लेज़र सर्जरी, स्पाइन सर्जरी की बात करूँ, ये काफ़ी नया फिनोमेनन है। ये इंडिया में लास्ट 10-15 साल से ही है, इसके पहले नहीं था। और यूएस में मैं था तो वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होती थी, तभी इंडिया में भी हम लोग यही कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इससे सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को हम डैमेज नहीं कर रहे हैं। जो भी स्पाइन सर्जरी में पेन होता था या डर लगता था कि पेशेंट को खड़े रहने में बेड रेस्ट लगेगा या पेशेंट को सक्सेस नहीं होगा, ये बेसिकली नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को जो डैमेज होता था उससे होता था। तो बिकॉज हम लोग अभी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कर रहे हैं, जिसमें हमारे माइक्रोस्कोप के अंडर हम कर रहे हैं, एंडोस्कोप के अंडर हम कर रहे हैं, जिससे हम लोग नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल टच भी नहीं करते या डैमेज नहीं करते, इसलिए इसकी सेफ्टी एटलीस्ट 10 टाइम्स बढ़ गई है। तो अभी ये आम सर्जरी हो गई है। अभी पेशेंट का एक्सपेक्टेशन इम्प्रूव हो गया है, रिजल्ट्स इम्प्रूव हो गए हैं, ऐसे कि पेशेंट कैन जॉइन वर्क। ज़्यादातर पेशेंट विद एमआई सर्जरी 10 to 15 डेज के अंदर, कई लोग ऑफिस वर्क, नॉर्मल हेवी लिफ्टिंग वगैरह वर्क नहीं है तो 10-15 दिन के अंदर ज्वाइन भी कर सकते हैं काम। तो इसलिए सेफ्टी बहुत बढ़ गई है, इसमें इतनी कुछ डरने वाली बात अभी नहीं रही गई जैसे पहले होता था। हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ये मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से ही होना चाहिए। ये चीर फाड़ करके अगर करेंगे तो उसके रिलेटिवली कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शन या दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो मिनिमल इन्वेजिव से ये चीज़ें नहीं होती जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो किसी भी तरीके की सर्जरी की जाती है दर्दी के ऊपर, तो उसके बाद उनको क्या क्या जो सावधानी है वो रखनी चाहिए? देखिए, कौन सी सर्जरी में कितनी सावधानी रखनी चाहिए और कितने समय तक उनको आराम करना चाहिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जो हम लेज़र सर्जरी करते हैं उसमें हम लोग पेशेंट को, वैसे हम चलना उसी सेम डे से चालू हो जाता है और पेशेंट स्टेयर क्लाइंबिंग, चलना, गाड़ी 4 व्हीलर चलाना फ्यू डेज में ही, 2-3 दिन में ही कर सकता है। लेकिन उनको हैवी लिफ्टिंग, बेंडिंग वर्क, जिम, वेट उठाना, ये एटलीस्ट 2 महीने तक मना करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि बैक पे स्ट्रेन आए। दूसरी बात है, हम फ्यूजन, मिनिमल इन्वेसिव फ्यूजन सर्जरी, फ्यूजन मतलब गादी को चेंज करके हम फ्यूज करना। ऐसे सर्जरी में हम 2 to 3 मंथ्स बोलते हैं, पेशेंट को बिल्कुल झुक के वेट नहीं उठाना है। एक बार फ्यूजन हो जाए 3 मंथ्स बाद, हमें एक्सरे में देखे कि हड्डी ज्वाइन हो गया है, बोन्स मणकानी हाडका ज्वाइन થઈ ગયા છે, तो પછી पेशेंट कैन बेंड, पेशेंट झुक सकता है, पेशेंट नीचे बैठ सकता है, पलाटी मार के बैठ सकता है, स्टेयर कर सकता है, लेकिन पहले 3 महीना हम लोग ये मना करते हैं। तो ये जो स्पाइन की सर्जरी की जैसे अपने बात कर रहे हैं, तो क्या हर स्पाइन की प्रॉब्लम में सर्जरी की ज़रूरत होती है या बिना सर्जरी से भी पेशेंट ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, 80% जैसे मैंने पहले बताया। इसमें मैं थोड़ा एलेबरेट करूँगा। देखिए, स्पाइन की अगर प्रॉब्लम्स है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हुआ जिसमें स्पाइन वीक हो गया, इसका प्राइम ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं है, इसका प्राइम ट्रीटमेंट है ऑस्टियोपोरोसिस का करेक्शन एंड प्रिवेंशन। तो उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस, मिल्क और कैल्शियम रिच फूड का इंटेक
और अगर ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस हो गया ऐसे इंसान में तो उसमें कुछ कुछ दवाइयाँ इंजेक्शंस रहती है जिससे ये ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो वीक हड्डी है रिवर्स हो सकती है। सिर्फ कैल्शियम लेने से ऐसा नहीं होता, रिवर्स नहीं होता। दूसरी बात है, अगर स्पाइन का इन्फेक्शन है तो ज़्यादातर केस में हम लोग स्पाइन की इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं मेडिसिन से। अगर गादी का प्रॉब्लम है, बैक पेन है, तो ज़्यादातर केस में मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से इसका इलाज हो जाता है। 80% पेशेंट में स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत नहीं लगती। प्लस लास्टली हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ બહુ જરૂરી છે। આપણે આજના સમયમાં જોતા હોય છે કે જીવનશૈલી બદલાઈ રહી છે, લોકોની જીવન જીવવાની રીત બદલાઈ રહી છે, સાથે સાથે ખાણીપીણીની આદતો પણ બદલાઈ રહી છે અને તેને કારણે શરીરમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે, પરંતુ કેટલીક વખત તેના પર ધ્યાન આપવામાં નથી આવતું અને તેને કારણે આ બધી જે સમસ્યાઓ છે તે વધતી જતી હોય છે। આજે જ્યારે આપણે સ્પાઇનની વાત કરી રહ્યા છીએ, કરોડરજ્જુની વાત કરી રહ્યા છીએ, જે શરીર માટે ખૂબ જ નાજુક અને મહત્વપૂર્ણ અંગ હોય છે, તો ડૉક્ટર સાહેબ कितने ऐसे दर्दी होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि स्पाइन की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। शरीर के सारे जो अंग है उसमें स्पाइन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो सिर्फ क्या बैक पेन होना, गर्दन पे पेन होना, यही सिर्फ स्पाइन की समस्या हो सकती है कि शरीर के दूसरे अंगों में भी इसकी मतलब समझ सकते हैं कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है? बिल्कुल, अगर देखिए जैसे मैं आपको कई और चीज़ें, बैक पेन और कई स्पाइन पेशेंट आते हैं जिनको स्पाइन का प्रॉब्लम है और उनको बैक पेन भी नहीं है और नेक पेन भी नहीं है। इसी वजह से ये कभी भी डायग्नोस होने में लेट होता है। एक सर्वाइकल माइलोपैथी या थोरेसिक माइलोपैथी, माइलोपैथी मतलब जो करोड़रज्जु का जो प्रेशर की वजह से सिम्टम आते हैं, अगर नस पेन प्रेशर डायरेक्ट नहीं आ रहा और करोड़रज्जु प्रेशर है बहुत टाइम पे, देयर इज नो पेन, कोई दुखावा नहीं होता, लेकिन पेशेंट को हाथ में खाली चढ़ेगा, बैलेंस का चलने में प्रॉब्लम आएगा, पैर लड़खड़ाएंगे, हाथ से वस्तु गिर जाएगा, हैंड राइटिंग में चेंज आता है। तो इसकी वजह से पेशेंट को लगता है कि नसों में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम है, और काफ़ी टाइम से पेशेंट को समझ में नहीं आता क्योंकि बैक पेन और नेक पेन नहीं होता। दूसरी बात, ओवरऑल पैरों में अगर क्लॉडिकेशन करके एक चीज़ है, साइटिका आपने सबने सुना होगा, साइटिका यूज है, बट क्लॉडिकेशन एक चीज़ होती है जो बहुत ही कॉमन है, साइटिका जितना ही कॉमन है। उसमें कैसा रहता है, स्पाइन के जो नसों का धीरे धीरे 5-10 साल में स्पाइन की जगह कम हो जाती है क्योंकि घसाड़ा की वजह से। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट को ऐसे कोई बैक पेन नहीं है, लेकिन पेशेंट अगर चढ़ा होकर चलेगा तो बोलेगा मारा पग भारी भारी થઈ જાય, चला तो थोड़ी बार चालो ना हमारा पग जाम થઈ जाए और बेसी जવું पड़े, बेसी जाओ थोड़ी बार तो सारू लगे। तो उसके बाद पेशेंट को लगता है एज की वजह से हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली स्पाइन की वजह से हो रहा है। ये सालों साल पेशेंट टॉलरेट करता है और पैर की वीकनेस बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल, जो સ્પાઇનની જે આપણે પ્રોબ્લેમ્સની વાત કરી રહ્યા છીએ, તમે જે કહીશું કે मतलब मोटी उम्रना लोगों ने आ तकलीफ थती હોય છે, परंतु जब छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है कोई स्पाइन्स की वजह से? बिल्कुल हो सकती है। स्पाइन के छोटे बच्चों में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, यानी जो कभी किसी का स्पाइन डेवलप नहीं होता ठीक से, उसकी वजह से बाद में टेढ़ा हो जाता है, इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होता है जो बढ़ता है, जैसे हाइट बढ़ती है स्कोलियोसिस बढ़ता है। सेकेंड होता है कि बैक पेन, आजकल बच्चों में ऑनलाइन क्लासेस या इस तरह की जो चीज़ें हो रही, बहुत बैठ के मोबाइल देखना, इसकी वजह से नेक प्रॉब्लम्स भी हम बच्चों में भी मिल रही है जो पहले कम मिलती थी। थर्डली डाइट की वजह से, आजकल जो डाइट है जिसमें ज़्यादातर फास्ट फूड और जंक फूड हो रहा है, इसकी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रहा है और बच्चों को बैक पेन और बोन पेन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों को जब ये समस्या होती है तो उनकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है? जैसे कि बड़ों के लिए जो ट्रीटमेंट है सेम ट्रीटमेंट बच्चों के लिए की जाती है कि बिना सर्जरी या बिना दवाई से बच्चों को ठीक किया जा सकता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चों को नेक पेन या बैक पेन होता है तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों में डिजेनरेटिव डिस्क यानी घसाड़ा नहीं होता है, तो हमें इन्फेक्शन हमेशा रूल आउट करना चाहिए। अगर इन्फेक्शन या कोई डिफॉर्मिटी ट्यूमर नहीं है तो बच्चों में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मेडिसिन से ट्रीट हो सकती हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो तो उसके लिए हमें बायोप्सी करके देखना पड़ता है। कोई अंदर मणका में कोई गांठ है, टीबी है, तो ये बच्चे को भी हो सकता है और उसमें बायोप्सी नीडल से बायोप्सी करके देखना पड़ता है कि इसमें इन्फेक्शन है या ट्यूमर है या कुछ है। अगर मणका डिफॉर्मिटी है, यानी मणका अगर बेंड हो गया है, अगर मणके में स्ट्रेट नहीं है बच्चे का और धीरे धीरे देखने में वो बढ़ता जा रहा है, तो ये एक स्कोलियोसिस हो सकता है। इसकी प्रॉपर जांच और एक्सरे करनी चाहिए, क्योंकि एक सर्टन एज कुछ केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, इवन बच्चों में सीधा करने के। अदरवाइज वो एकदम पूरे जैसे से बढ़ेगा और टेढ़ा हो जाएगा और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो जैसे बच्चों की जो ये स्पाइन की प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कोई और गंभीर बीमारी हो सकने के चांसेस? बिल्कुल, अगर स्कोलियोसिस बढ़ता है तो फेफसा जो है उस पर प्रेशर पड़ता है और कभी कभी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे, करोड़रज्जु पे भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पैरों में बच्चों में भी वीकनेस आ सकती है।
सेकेंड थिंग, बच्चों में अगर इन्फेक्शन हो, अगर बच्चों के स्पाइन में टीबी हो तो ये बढ़ के वहाँ पस आ सकता है। पस जमा होकर बोन्स को डिस्ट्रॉय करके, बोन्स को ख़राब करके वहाँ नस पे और करोज पे प्रेशर आ सकता है। बच्चों में भी वीकनेस और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से पैरों में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर बच्चे को भी अगर कमर से अगर वीकनेस है, पेन है, तो ये कभी कभी सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो लास्ट में आपसे यही क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि अगर स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है तो उसका रेड फ्लैग वार्निंग साइन क्या होगा? देखिए, रेड फ्लैग वार्निंग साइन है जिसमें आपको ये बताता है कि आपको अर्जेंटली स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए। आमतौर पर सिंपल बैक पेन अगर 2-4 दिन हो तो उसको मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बैक पेन अगर ठीक नहीं हो रहा डिस्पाइट 1 वीक ऑफ ट्रीटमेंट, तो सेकेंड थिंग, अगर रात के टाइम सीवियर बैक पेन हो रहा है जो आपको सोने नहीं दे रहा, थर्ड, अगर आपके हाथ पैर में खाली चढ़ रही अलॉन्ग विद बैक पेन, या करंट जैसा मार रहा है, या वीकनेस हो रहा है, और आपके चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आपके बैलेंस जा रहा है, या यूरिन का भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, यूरिन का अगर नर्स स्पाइन से दब जाए तो यूरिन का भी कंट्रोल या यूरिन का भी धीरे धीरे कंट्रोल चला जाता है। तो अगर ये सब सिम्टम हो रहे हैं तो अर्जेंटली आपको स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े और स्पाइन से लगती जो भी समस्या है उसका निदान कैसे होगा, उसकी सारवार किस तरीके से की जाती है, वो तमाम विषय पर आपने हमारे दर्शक मित्र को माहिती दी, उस बदल आपका धन्यवाद। थैंक यू। તો આ હતા ડોક્ટર સૌરભ મુખર્જી, જેઓ હાલ સેલ્બી હોસ્પિટલમાં કાર્યરત છે। તેઓએ આપણને ખૂબ જ મહત્વની જે માહિતી આપી છે કે સ્પાઇનને લગતી શરીરમાં કઈ કઈ તકલીફો થઈ શકે છે, તેનું સારવાર કઈ રીતે કરવું, તેનું નિદાન કઈ રીતે કરવું, તમામ માહિતી આપ સુધી પહોંચાડી હતી। તો આજના અમારા આ કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ। નવા વિષય સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો।